ओके, सो फटाफट क्वेश्चन ट्राई आउट करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, एक इक्वेशन दिया जा रहा है आपको और आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन DO2 बाई dt। रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये तीन टर्म्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा। खैर इस इक्वेशन के हिसाब से रेट क्या होता है, रेट लॉ के हिसाब से रेट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट इज -1/2 dN2O5 बाई dt, दैट इज इक्वल्स टू +1/4, बिकॉज ये फॉर्म हो रहा होगा DNO2 बाई dt, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/1 DO2 बाई dt। ये एक्सप्रेशन होता है। तो ये रेट अगर आप पूछ रहे, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हो, तो आपका किसके टर्म्स में पूछ रहा है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन इतना है, इन टर्म्स ऑफ N2O5 कितना रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ N2O5 क्या रहेगा, -1/2 dN2O5 बाई dt, क्लियरली यहां से दिख रहा है। तो दिस पोर्शन, क्वेश्चन जो आता है चेंज हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं, माइनस साइन के साथ में इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इजंट इट, डिसअपीयरेंस माइनस साइन के साथ रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन से आएंगे। और रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन आपका DO2 बाई dt हो जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन आपका फटाक से हो गया। नेक्स्ट, ओके, इन अ रिएक्शन A gives B, the rate of reaction increases 2 times on increasing the concentration of the reactant 4 times। ठीक है, क्लियरली देखो कभी भी ऐसा देता है हमको और A से B जा रहा है और मुझे कुछ दिया नहीं गया है, तो हम लोग क्या मानेंगे, हमेशा हम लोग रेट को मान लेते हैं। क्या, रेट इक्वल्स टू व्हाट, सम K टाइम्स रिएक्टेंट पावर, मान लीजिए आपने मान लिया N। बोल रहा है कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ता है अगर कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसी को आ लिख लो, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मुझे K तो पता नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे R2 बाई R1, दैट इज द रेट 2 बाई रेट 1 इक्वल्स टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A1, मतलब ये पावर N हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ये 2 गुना बढ़ता है अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ता है, तो 4 पावर N हो गया, यानी कि हो गया 2 पावर 2N। इसका मतलब 2 पावर 2N इक्वल्स टू 2 पावर 1, 2N इक्वल्स टू 1, N विल बी इक्वल्स टू 1/2। सो आंसर इज दिस वन, वेरी सिंपल। फटाफट करते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन अगेन उसी पैरेलल लाइन पे है, पूछ क्या रहा है, हाउ इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन प्रोडक्ट रिलेटेड विद द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन प्रोडक्ट। ना अपीयरेंस की बात कर रहा है, तो जो अपीयर कर रहा है वो ये है, और जो डिसअपीयर कर रहा है वो BR माइनस है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इन दोनों में चाहिए। तो हम लोग रेट लॉ फटाक से लिख सकते हैं, रेट इक्वल्स टू व्हाट, इट इक्वल्स टू -1/5 dBr माइनस बाई dt, and that should be equals to +1/3 dBr2 by dt। ये रेट लॉस है, पर हमें अपीयरेंस की बात करनी है, तो मेरा अपीयरेंस वाला जो फैक्टर क्या है वो इतना ही है। डिसअपीयरेंस की बात कर रहा है तो माइनस साइंस इंक्लूड करके इतना हो रहा है। तो क्लियरली आप बोलोगे कि यहां पर रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे dBr2 बाई dt इक्वल्स टू -3/5 dBr माइनस बाई dt। ओके, dr minus by dt, which is nothing but 3/5 times into minus dBr minus by dt, and this is what is rate of disappearance. This is what is rate of disappearance. So आपका आंसर जो आ जाएगा 3/5 टाइम्स हो जाएगा। 3/5 टाइम्स कौन सा और आपका है, आपका बोलो B होगा या C होगा, it has to be what, C, it has to be C। ठीक है, हालांकि यहाँ पर डिसअपीयरेंस की बात कर रहा है, तो डिसअपीयरेंस में हम लोग ऑलरेडी नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आपको जो एक्सप्रेशन दे रहा है डायरेक्टली आपको कोई लिख नहीं रहा, आप सिंपली एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात कर रहा होता तो हम लोग 3/5 टाइम्स लिखते हैं। ठीक है, डिसअपीयरेंस इंटू 3/5 टाइम्स,
बट यहां पर एक्सप्रेशन लिख रहा है तो एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन आना चाहिए, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इट हैज टू बी सी। ओके, स्क्रीन नहीं दिख रही है। ना यूनिट अगर पूछता है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए रेट अगर होता है वो होता है के टाइम्स ए पावर, मान लीजिए कोई अगर है ए गिव्स प्रोडक्ट एज अ रिएक्शन, तो यूनिट वाइज क्या हो जाएगा, इट शुड बी के ए पावर एन एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो क्लियरली के का यूनिट क्या हो जाएगा, रेट बाय ए पावर एन, और रेट हमेशा होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मोल पर लीटर पावर एन। सो दिस इज ऑलवेज मोल पर लीटर 1 माइनस एन, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, सेकेंड्स इनवर्स। ये आपका हमेशा होता है फॉर एनी गिवन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओके, ना अब यहां पर जीरो ऑर्डर बोल रहा है, इसका मतलब एन का वैल्यू हो जाएगा जीरो, तो यूनिट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, मोल पर लीटर सेकेंड्स। ना इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि आपको कभी कभार रेट कांस्टेंट दे देता है इन टर्म्स ऑफ यूनिट, और आप यूनिट देख के बता सकते हो कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। तो ये एक डायरेक्ट क्लू होता है फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसलिए इसको दिमाग में बैठा के रखिए कि व्हाट इज द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट। आपको रेट कांस्टेंट दिया जाएगा, मान लो दिया हुआ है पर सेकंड, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। आपको दिया गया है रेट ऑर्डर और दे दिया है, इसका मतलब ये हो गया लीटर पर मोल पर सेकंड, लीटर पर मोल पर सेकंड, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो क्लियरली अगर आप सिर्फ ऊपर अगर आप देख लोगे ऑप्शन से, तो इसके हिसाब से क्या हो जा रहा है, दिस इज जीरो ऑर्डर। यहां पर एन का वैल्यू 1 रख दोगे तो खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का है ये। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, मोल इनवर्स है, तो मोल इनवर्स में क्या वैल्यू रखेंगे हम लोग, 2 रख देंगे तो आ जाएगा, नीचे हो जाएगा, लीटर ऊपर आ जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और यहां पर देखो एक क्या किया गया, इसका ए बी स्क्वायर हो गया, इसका मतलब क्या है, हम लोग यहां पे 3 रख देंगे तो ऐसा आ जाएगा, दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो जस्ट बाय लुकिंग एट द यूनिट वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल, ठीक है ना। तो हम लोग उसको दिमाग में उठा के रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर बोल रहा है ये दिया हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया दिया हुआ है, और हमको डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालना है। तो हमेशा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम रेट लॉ। रेट सेज दैट -1/3 dH2 by dt should be equals to what, 1/2 dNH3 by dt। इसका मतलब -dH2 by dt should be equals to what, 3/2 times dNH3 by dt। देखो यहां पर माइनस लगा हुआ है, सही है, इसका मतलब हमें माइनस यहां रखना है, यानी 3/2 इंटू 10 पावर -4, तो इसका मतलब हो गया 3 इंटू 10 पावर -4, आगे मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर सेकेंड, जो भी आपका यूनिट दिया हुआ दिक्कत नहीं है, इसी यूनिट में दिया हुआ है, हम इसी में निकलेंगे उठाकर। ओके, सो दिस आंसर इज बी, वेरी सिंपल, जैसा दिया हुआ आपको उसमें रेट लॉ आप एक्सप्रेशन लिखोगे और फिर अपीयरेंस डिसअपीयरेंस को देखते हुए साइन के साथ आप उसको पुट कर दोगे। नेक्स्ट इज question number 6 is, in presence of a catalyst the heat evolved or absorbed during the reaction is। now understand one thing, catalyst जो होता है वो करता क्या है, it never affect any thermodynamic property, any thermodynamic
डायनामिक प्रॉपर्टी। मतलब डेल्टा जी के इक्विलिब्रियम, डेल्टा एच, ये सब एसेट्रा, ये सब कभी भी अफेक्ट नहीं करता है, डेल्टा एस भी। सो कैन नॉट मेक अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और वाइस वर्सा। सो कैन नॉट मेक a non-spontaneous reaction spontaneous करता क्या है, सिर्फ वो टाइम घटाता है, वो एक ऑल्टरनेटिव पाथ देता है जिससे आपका जो रिएक्शन टाइम है वो घट जाता है। तो इसमें पूछ रहा है हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब। कभी भी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। याद रखिएगा, ये प्रोडक्ट यील्ड को भी अफेक्ट नहीं करता, बिकॉज के इक्विलिब्रियम अफेक्टेड नहीं है, कैन नॉट अफेक्ट प्रोडक्ट यील्ड। ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक बार आप लिख लोगे, समझ लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, और इसी भी क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जहां पे टेम्परेचर आपको दिया गया है और रेट कांस्टेंट उस टेम्परेचर पे दिया जा रहा है। तो आपको पता है अरेंज इक्वेशन क्या होता है, के ई पावर ई अपॉन आर टी, और यू कैन से दैट लॉग के टू बाई के वन, ऐसे हम लोग जानते हैं, लॉग ले लिया है। तो क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन 2.303 आर 1 upon T1 minus 1 upon T2, where T1 is less than T2। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा और कर लीजिए, दैट इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर, ये हो जाएगा T2 माइनस 1 डिवाइड बाई T1 T2। क्लियरली आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आंसर इज व्हाट, दिस वन। सिंपल, बस आपको अरेनियस इक्वेशन पता है, इसका अलग अलग फॉर्म सबको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द आंसर, वेरी इजी। हाँ, डाइजोनियम सॉल्ट डिकम्पोजेस टू, रिएक्शन दिया हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ N2 बिकम्स 2 times फास्टर। नाउ प्लीज राइट द एक्सप्रेशन फर्स्ट। तो हमेशा रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा DC6H5N2Cl माइनस जो भी है बाय डी टी, यहाँ माइनस लग जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू DN2 बाई डी टी, यहाँ पे 1 ही है, प्लस लग रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू K टाइम्स C6H5N2 प्लस Cl माइनस पावर n, जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है मुझे पता नहीं, मुझे निकालना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो दिया हुआ रेट के बराबर ही तो है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, अगर देखो ऐसे ही बोल सकते हो कि अगर रेट डबल हो जाता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डबल कर दे रहे हैं, उसका मतलब ऑर्डर शुड बी करस्पॉन्डिंग टू दैट ओनली, दैट इज 1, है ना। तो फ्रॉम डेटा इटसेल्फ रेट डबल हो जाता है, यानी R2 बाई R1 इज समथिंग, जो इस कॉन्सेंट्रेशन को मालूम है x बोल रहा हूँ, x2 बाई x1, ठीक है, पावर n, और R2 बाई R1 कितना है, डबल हो गया, R2 इज 2 टाइम्स, कब है, जब x2 2 टाइम्स हो जाता है, पावर n, इसका मतलब n शुड बी इक्वल्स टू 1। सो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लर्निंग के लिए भी, कि हमारा जो डायजोनियम सॉल्ट होता है उसका डिकम्पोजिशन हम लोग करते हैं, तो दैट इज अराउंड, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये एक इन्फो बिट भी है आपके लिए, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, फटाफट फटाफट हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is not correct for order of reaction? Now order of reaction is experimentally determined। अरे भैया बिल्कुल सही है, देखो क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ऑर्डर के बारे में जो भी अब है वो आप याद रखिएगा, ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, ऑलवेज
एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है. नंबर वन थिंग कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल. ठीक है. बट एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अगर एलिमेंट्री वर्ड दिख गया तो उसमें मेरे पास क्या क्या टूल्स हैं. देखो, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन नंबर वन थिंग इज ऑर्डर इज इक्वल्स टू मॉलिक्युलैरिटी, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंस. ये इस केस में वैलिड हो जाता है. नंबर वन एस्पेक्ट. नंबर टू एस्पेक्ट, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी हमेशा आपका नॉन ज़ीरो होता है और वो हमेशा इंटीग्रल होता है, तो फॉर दिस थिंग ऑर्डर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव integer. It will always be a positive integer because यहां पर क्या है, यहां पर आपका मॉलिक्युलरिटी के बराबर आ रहा है और मॉलिक्युलरिटी के बराबर, मॉलिक्युलरिटी हमेशा क्या होता है, नॉन जीरो होता है और वो पॉजिटिव इंटीजर होता है. तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हुआ है तो ऑर्डर उस समय ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा. अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इट विल ऑलवेज बी अ नंबर विच इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी. ओके, सो यहां पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ. पहला चीज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, ट्रू. इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन. Okay, sum of powers of concentration terms in the rate law expression. expression लिख लिया तब ना, तब rate law लिख रहे हो तो वही होता है. इट इज समथिंग, मान लो a पावर x है, b पावर y है, तो आप बोलते हो सम x प्लस y हो जाता है. दैट इज ऑल्सो ट्रू. इट डज नॉट नेसेसरली डिपेंड अपॉन द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. वेरी ट्रू, बिकॉज हमने बात किया है सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये दोनों बराबर होता है, अदरवाइज वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड हमेशा होता ही है. तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शन, गलत है, इट इज फॉल्स. सो आवर आंसर इज डी. एक एक लाइन को समझिए, एक एक लाइन एक एक कॉन्सेप्ट के बता रहा है, उसको अगर आप समझ लेंगे तो काम आपका हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट. 7/8 of the active nuclei present in radioactive sample has decayed in 8 seconds. The half life of the sample is. अब आप बड़ा अजीब सा दिख रहा है पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद समझो, खुद समझिएगा इसको कि अगर 7/8 खत्म हो गया, ठीक है, तो कितना बचा होगा. मैं जो बचा होता है उसको सीटी लिखता हूँ. सीटी मतलब कितना बचा हुआ है. 1 - 7/8 दैट इज 1/8 बचा हुआ है. ठीक है, तो एक सिंपल सा इक्वेशन क्या बनता है, हम लोग लिखते हैं के टी इक्वल्स टू लॉन C0/Ct, मतलब इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल कितना बचा हुआ है. ठीक है, अब के मुझे पता है कि ये होता है ln 2/T½ इनटू कितना है 8 इक्वल्स टू लॉन ये कितना है बचा. C0 अगर 1 था तो ये 1/8 बचा गया, इसका मतलब ये ln 8 हो गया, इसका मतलब ये 3 ln 2 हो गया. तो यहां से बहुत क्लियरली अगर आप देखोगे तो ये ln 2 कट गया और T½ कितना आ गया 8/3. दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर 8/3. तो आप जब भी आप फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को अटैक कर रहे हो तो आप इस इक्वेशन को ध्यान देना. ये इक्वेशन क्या बता रहा है, के टी इक्वल्स टू ln C0/Ct. C0 मतलब हो गया इनिशियल, ठीक है, एंड Ct मतलब फाइनल रिमेनिंग. अब ये C0/Ct जो होता है ना, जस्ट इन्फो बिट के लिए, ये एक रेशियो है. C0/Ct इज अ रेशियो. अगर रेशियो है तो अगर कोई चीज कॉमन आ रहा होगा तो कट जाएगा. तो इट कैन बी, क्योंकि ये आप बोल सकते हो मोलारिटी का रेशियो हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है, इनिशियल 0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t.
अब कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी, वॉल्यूम सेम है तो मोल्स भी हो सकता है, मोल्स बाय मोल्स एट टाइम टी। अब मोल्स क्योंकि सेम, अगर मान लो सिंगल स्पीसी है तो उसका अगर बात करें मोल्स होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास दोनों में सेम ही आ रहा होगा। आई कैन राइट W0 अपॉन WT, W0 अपॉन WT। इट कैन बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट टाइम t। तो कहने का मतलब ये है, मोल्स है तो वॉल्यूम का भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली फॉर गैसेस, अगर फॉर गैसेस की बात कर लें, मुझे पता है C0 बाय Ct क्या हो जाएगा, मोल्स इनिशियल बाय मोल्स टाइम t, विच कैन बी इक्वल्स टू P0 बाय Pt, बिकॉज मोल्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू V0 बाय Vt, बिकॉज मोल्स इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम फॉर गैसेस। तो अगर ये समझ में आ रहा होगा तो क्वेश्चन कोई भी वेरी करेगा किसी तरह का भी, तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। C0 बाय Ct इज नॉट ओनली द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, इट कैन बी मोल रेशियो, इट कैन बी वेट रेशियो। फॉर इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका रिएक्टेंट साइड में एक ही चीज हो, ठीक है, मतलब एक गिफ्ट प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी वेरिएशन आएगा तो फटाफट हम लोग कर सकते हैं। बस ये याद रखना है कि कितना बचा हुआ है वो हमें लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर डेल्टा एच रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन विल बी। नाउ समझिए कीवर्ड क्या है और हमारा ग्राफ क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोथर्मिक है। नाउ अगर हम लोग एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो मेरा रिएक्टेंट अगर ये है, प्रोडक्ट मेरा ये है, तो ये आता है, ऐसे आता है, ठीक है। एक जनरलाइज हम लोग बात कर लें तो ये जो पोर्शन होता है, ये टॉप पोर्शन को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी ETH। ये जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है तो ER। और ये जो होता है इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और यहां से जो होता है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। और इधर से अगर जा रहा हो मान लीजिए तो ये बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का जो एनर्जी आता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच, ठीक है। तो अभी यहां पर अगर मान लीजिए रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होगी, यानी एनर्जी निकलने वाला है, तो हम लोग लिखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। मतलब फाइनली एनर्जी कम होने वाली, तो जो बचा एनर्जी कहां गया, वो निकलने वाला है। अगर आपका ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बनाया गया ग्राफ है, ठीक है। यहां पर कोई पूछे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल में तो एनर्जी हो गया, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, यू कैन से रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दूसरा चीज, अगर आपको वही रिएक्शन को अगर वही चीज में बनाऊं फॉर एंडोथर्मिक, तो अंतर क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी बिकॉज ये प्रोवाइडिंग हीट, ठीक है। दिस इज फॉर एंडोथर्मिक। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, POR मतलब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ये एनर्जी है। और ये जो आपका एनर्जी आ रहा होगा, दिस इज द डेल्टा एच फॉर एंडोथर्मिक। ना ये वाला पॉइंट अगेन मेरा बताया था आपको कि दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर EA, और हम लोग को EA ही बोल रहा है, EAF EAB कॉन्सेप्ट तब आता है जब हम बैकवर्ड देखते हैं, सॉरी यहाँ पे बैकवर्ड B होगा, ठीक है, उल्टा बैकवर्ड हो जाएगा। तो ये EAF EAB का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब हम लोग रिवर्सिबल में देखते हैं या बैकवर्ड देखना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा, वो होता क्या है बेसिकली, डेल्टा एच होता है प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, ठीक है, यानी आपका नीचे की ओर आ रहा होगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू, अगर आप ध्यान दोगे, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी है ये, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज EAF फॉरवर्ड माइनस EAB। क्या ये आ रहा, क्या देखो तो, EAF माइनस EAB,
यानी फॉरवर्ड वाले में एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, मतलब ये एनर्जी माइनस ये एनर्जी, ये नेगेटिव आ जाएगा। तुम सोचो अगर ये नीचे की ओर है तो ये वाला टर्म नेगेटिव आने वाला है और ये भी टर्म नेगेटिव आना चाहिए ना, तो ई एफ माइनस ई ए बी वाज द आंसर। तो यहां पर हमें अब बताना है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो डेल्टा एच इस केस में क्या होगा, एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव है, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा ना, एक्टिवेशन एनर्जी ई एफ ई ए बी की बात नहीं कर रहा, सिंपली ई ए बोल रहा है, तो हम लोग यहां पे फॉरवर्ड की बात कर रहे होंगे। क्लियरली आप देखोगे हाइट इसका ज्यादा है ई ए का, देयरफॉर आई कैन से दैट ई ए इज मोर देन डेल्टा एच, ई ए इज मोर देन डेल्टा एच। ये इक्वेशन ए की ग्राफ ही आपको बता रहा है। इज इट क्लियर? इन रिवर्सिबल रिएक्शन, हाँ अभी इंपॉर्टेंट है, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन का केस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमें समझ में आना चाहिए कि हम लोग अटैक कैसे करेंगे। रिवर्सिबल मतलब NO2 बन भी रहा होगा, खत्म भी हो रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग फॉरवर्ड के लिए भी लिख देते हैं, बैकवर्ड के लिए भी लिख देते हैं। तो फॉरवर्ड के लिए क्या लिखोगे आप, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, NO2 खत्म हो रहा है, यू विल से दैट माइनस DNO2 बाई dt, और यहां पर हम लोग लिख दिया 1/2 इक्वल्स टू K1। देखो इधर एरो पे ऊपर K1 है, यानी बाहर इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में K1 रेट आपका आ रहा है, दैट इज NO2। और हम लोग मानते हैं इसको, हमेशा याद रखिए, अगर नहीं दिया हुआ है तो ये आपका एलिमेंट्री रिएक्शन बिहेव करता है, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन के जैसा। तो जो यहां पर दिया हुआ है इसको हम लोग पावर डाल देते हैं, तो दिस इज अज्यूम टू बी एलिमेंट्री रिएक्शन इफ नॉट एनीथिंग इज नॉट गिवन। ओके, तो यहां से हम लोग समझ में आ गया कि यहां पर NO2 खर्च किस रेट से हो रहा होगा, खत्म किस रेट से हो रहा होगा, DNO2/dt किस रेट से हो रहा होगा, यू कैन से दैट 2K1 NO2 स्क्वायर, ये 2 जो है मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अगर हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इधर से देखोगे तो यहां क्या आ रहा होगा, यू विल राइट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, यू विल राइट यू विल राइट DN2O4 उल्टा देखो बाई dt इक्वल्स टू 1/2 DNO2/dt दैट इज इक्वल्स टू K2 टाइम्स, अब इसका रिएक्टेंट क्या है, N2O4/1। तो मुझे तो इससे मतलब है, आई विल राइट DNO2/dt इक्वल्स टू 2 टाइम्स K2 N2O4/1। ओके, सो ये बता रहा है एक्सप्रेशन कितना खत्म हो रहा है, ये बता रहा है कितने से बन रहा है, दोनों एक साथ हो रहा होगा तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगा, DNO2/dt क्या हो गया, कितना से खत्म हुआ, 2K1 NO2 से खत्म हो गया, और फिर कितना बन गया, वापस से बन भी रहा होगा, -2K2, क्योंकि हमें डिसअपीयरेंस करना है ना, तो साइन उल्टा होगा। देखो यहाँ पे अगर माइनस करोगे तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 2K2 N2O4, तो कुछ खत्म हुआ कुछ बन गया, तो टोटल नेट खत्म ही हो रहा है एज पर द एक्सप्रेशन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन, दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। now यहां से अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन आपका बी आ जाता है। एनी डाउट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, एनी डाउट? No, sir. Okay. Next question. Okay, the half-life of a first order reaction is 10 minutes and initial amount is 0.08. The concentration at time t is 0.01. Then the value of t. Now, आप वैसे भी कर सकते हो, एक और तरीका है कि जब भी आपका C0/Ct 2 पावर के फॉर्म में लिख सकते हो, तो बेस्ट तरीका होता है C0/Ct इज 2 पावर T/T12। ये एक्सप्रेशन का फायदा बन करता है, ये आप कब लगाओगे, अप्लाई दिस इक्वेशन, अप्लाई दिस व्हेन either
t is t by t half is basically a integer. t by t half is integer. जवाब करो बहुत आराम से. और c0 by ct is given as it can be expressed in 2 power x फॉर्मेट. मतलब बहुत इजी हो जाता है. हालांकि जो नॉर्मल तरीका है वो तो है ही हमारे पास, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है. तो खैर यहाँ पर इजी होने वाला है बिकॉज ये 0.08 से 0.01 हो गया. तो आई कैन राइट 2 अपॉन टी बाई टी हाफ जो कि 10 दिया हुआ है. ये हो जाएगा c0 बाई सी टी विच इज 0.08 डिवाइड बाई 0.01 विच इज 8 विच इज इक्वल्स टू पावर 3. So t by 10 is 3 or t equals to 30 minutes. Easy. This is your answer. So this is your answer. Very easy. Seconds लग रहा है बेटा, इसीलिए मैं बोलता हूँ you can do all these questions in seconds. बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए. Question number 14. A catalyst again increase the average kinetic energy. कभी possible नहीं है. Kinetic energy is thermodynamic property. Decrease the value of enthalpy. Thermodynamic property possible ही नहीं है. Decreases the rate of backward reaction and reduces the time required for reaching the equilibrium state. Now इन दोनों में the best option क्या हो जाएगा? The best option is C. It reduces the time required for reaching the equilibrium state because वो forward और backward को same amount से आपको अफेक्ट करता है. तो यहाँ पर रिएक्शन फास्ट अचीव हो पाता है. ठीक है, फास्ट अचीव हो पाता है. देखिए अगर हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, तो कैटलिस्ट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन. ये अगर बढ़ा रहा होगा तो दोनों को सेम रेट से बढ़ा रहा होगा, अगर घटा रहा होगा दोनों को सेम रेट से घटा रहा होगा. ठीक है, से आप नेगेटिव कैटलिस्ट जब आप बोलते हो तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट रिएक्शन जहां पर आपका टाइम क्या हो रहा होगा. टाइम क्या हो रहा होगा? हाँ, मतलब टाइम तो अलग चीज हो गया. मतलब यहाँ पे आप ऑल्टर कर रहे हो, वो कर रहे हो, पॉइजन डाल रहे हो, मतलब यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट. स्पीड्स हो तो ना करें. तो यहाँ पर कैटलिस्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे जो दिख रहा है वो सी वाला दिख रहा है, जहां पे टाइम की बात कर रहा है. मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को बढ़ा देगा, मान लेते हैं कि दोनों बढ़ रहा है, तो जल्दी पहुंच जाएंगे ना इक्विलिब्रियम पे. ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. Which factor should register a decrease in reaction to proceed more rapidly? Should register a decrease for the reaction. For the reaction. मतलब to proceed more rapidly. मतलब इसको घटाने से आपका क्या होना चाहिए? रेट बढ़ जाना चाहिए. ठीक है. अब ये एक टर्म आप देखोगे तो P बढ़ाओगे तो K बढ़ेगा, घटाओगे तो घट जाएगा, Z बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, घटाओगे तो घट जाएगा. E जो है वो एक्टिवेशन बैरियर है. ये आपका बैरियर है. जितना बैरियर कम करोगे, एनर्जी बैरियर है, जितना बैरियर कम करोगे उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ेंगे, उतना तेजी से रिएक्शन होगा. सो ई शुड बी द आंसर. ठीक है, याद रखिएगा. ये जो ई ए अपॉन आर टी जो है ये क्या बताता है? ये भी एक सिंबॉलिकली इसका मीनिंग क्या है? इट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having energy higher than EA. ठीक है, तो जितना EA घटा दोगे उतना फ्रैक्शन ये बढ़ता जाएगा बिकॉज माइनस लगा हुआ है. ठीक है, उतना ज्यादा रिएक्शन आगे बढ़ेगा. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 16. द टेम्परेचर कोएफिशिएंट. टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है KT प्लस 10 बाई KT. 10 डिग्री बढ़ा दो, देखो कितना चेंज हो रहा है. दैट लाइज फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन. ये 2 से 3, 2 to 3 होता है.
तो ये आपका एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 2 से 3 के बीच में जनरली ये मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस का आता है। ओके, अगेन ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, इसको लर्न कर लीजिएगा। खैर FeCl3 SnCl2 है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। हालांकि हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते थे, पर ये फैक्ट है, आप उसको याद रखिएगा कि FeCl3 प्लस SnCl2 जो रिएक्शन होता है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है, वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है। इट्स अ फैक्ट, याद कर लीजिए। रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आप देखोगे तो ये आता है k टाइम k इक्वल टू a टाइम्स e पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इस सब में देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर ही आ रहा है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट बढ़ता है। -1/t है तो t बढ़ाओगे तो 1/t घटेगा, -1/t बढ़ जाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपका हमेशा बढ़ता है। तो रेट इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इन्फिनिटी पे क्या होता है, अगर t इन्फिनिटी हो जाए तो बहुत बढ़ा दिए तो आपका ये टर्म क्या हो जाएगा, e⁻0 हो जाएगा, k बिकम्स इक्वल्स टू a। अभी ये फ्रैक्शन है, देखो इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये फ्रैक्शन है, इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इन्फिनिटी पे, जब k का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा, बिकॉज e पावर इन 0, e पावर माइनस बोलोगे क्या होगा 1/0, सॉरी अगर हम नहीं बोले तो e पावर 0 का इन्फिनिटी कर दिया तो e पावर 0 हो गया, ठीक है ना। तो e पावर 0 अगर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। -0 1 ही आ रहा होगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। ओके, तो यहाँ तक कर लिया। नेक्स्ट, हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4 मिनट, द टाइम आफ्टर विच इट द रिएक्शन इज 99.9% कंप्लीटेड। वेरी सिंपल, बस ये याद रखिएगा कि C0 अगर 1 है तो CT कितना हो जाएगा, 99.9% खत्म हो गया है, 1 माइनस 0.999, 1 माइनस 0.99 टाइम C0 है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 99.9 मतलब क्या हो गया, 1 माइनस 99.9 डिवाइड बाई 100, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.001 टाइम्स C0। बस काम खत्म, CT आपको मिल गया, C0 मिल गया। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन राइट KT इक्वल्स टू ln C0 बाई CT, और यहाँ पर k का वैल्यू दिया हुआ है, अच्छा ln 2 के फॉर्म, ln 2 बाई टी हाफ होता है 4 हो जाएगा, सिंस k इक्वल्स टू ln 2 बाई टी हाफ इनटू t इक्वल्स टू ln, अगर आप ध्यान दीजिएगा C0 बाई CT कितना हो जाएगा, 1/001 विच इज इक्वल्स टू ln 1000, ओके, दैट इज इक्वल्स टू 3 ln 10। अब देखो यहाँ पे ln 10 आपको आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो एक काम ये करो कि दोनों को log में कन्वर्ट कर दो। सो आई कैन राइट 2.303 log 2 बाई 4 इंटू टी इक्वल्स टू 3 इंटू 2.303 log 10, ये हो जाएगा, ठीक है। ये वैसे भी कट जाने वाला है, और log 2 का वैल्यू हमें पता है 0.3 होता है, थोड़ा सा याद रखना है। और ये log 10 का वैल्यू होता है क्या, 1, तो 3 इंटू 1, तो यहाँ पे t कितना आ गया, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 इंटू 4 बाई 0.3 विच इज इक्वल्स टू 40। दिस इज योर आंसर। सो अनदर देखिए, आप टाइम अगर काउंट करोगे तो इट विल टेक हार्डली फ्यू सेकेंड्स, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो फ्यू सेकेंड्स के अंदर खत्म होने वाला है। ओके, सो वेरी इजी, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो आपको बस इसी तरह से एंजॉय करना है। Which of the following is pseudo first order reaction? अच्छा, ना देखो, pseudo first order reaction का मतलब समझना कि यहां पर जबरदस्ती का फर्स्ट ऑर्डर बनाया गया, और जबरदस्ती का फर्स्ट ऑर्डर मतलब यहां पे पानी डाला गया है, तो मेरे पास ऑर्डर होना क्या चाहिए था, अगर मैं इसको एलिमेंट्री मान लेता हूं तो आई शुड हैव रिटन लाइक दिस COOC2H5 वाटर, तो ये सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए था। पर अगर मैं वाटर को एक्सेस ले लूं, इफ वाटर H2O एक्सेस ले लूं, एक्सेस खूब सारा भर दो,
पानी बहुत ज़्यादा डाला, तो इसमें जो चेंज होगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, और आई कैन राइट रेट इज इक्वल्स टू सम CH3COO2H5, बिकॉज जो रेट लॉ की बात हो रही है वहां पे चेंज होने की बात हो रही है। अगर हम लोग चेंज वाटर बहुत ज़्यादा है तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज आएगा नहीं, तो हम लोग उसको हटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा, और ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो एनी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, जहां पानी बहुत ज्यादा होता है, एनी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हो मतलब वहां पे वाटर एक्सेस है, इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वेरी सिंपल। तो ये अगर आपको दिमाग बैठ गया तो काम हो गया। एनी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रोवाइडेड वहां पे 1 1 हो। आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ पे 2 टाइम्स कर दोगे तो आप 1 ही रहेगा, मतलब वहां पर वाटर का रोल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन A plus B gives C plus D, during the doubling the concentration of both the reactants increases the reaction rate by 8 times, and doubling the concentration of only B simply doubles the reaction rate. अच्छा, देखो आपके पास रेट के हिसाब से क्या होगा, रेट शुड बी K टाइम्स A B, और यहां मान लो X, यहां मान लो Y। तो पहले बोल रहा है कि अगर आप B को डबल करते हो, सिर्फ डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ओनली B, डबल द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी एक कांस्टेंट रखो। तो आप अगर देखोगे R2 by R1, अगर कांस्टेंट A है, ये गायब हो जाएगा। यू विल राइट A2x B2y डिवाइड बाई A1x पावर x B1 पावर y। ठीक है, अब एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर आपका पहला वाला पॉइंट देख लें तो ये 8 हो जा रहा है बाई 1। अगर मैं यहां पर क्या कर देता हूं 2, ये क्या हो गया बेसिकली, क्या हो गया, ये हो जाएगा A2 बाई A1 होल पावर x। ये करने की जरूरत नहीं है, फटाफट होता है B1 होल पावर y। तो पहले वाला केस बोलता है कि रिएक्टेंट रेट को, मतलब अगर हम लोग बात कर रहे हैं ये 8 टाइम्स हो जा रहा है, अगर हम लोग डबल कर रहे हैं बोथ को, यानी ये क्या होगा 2 पावर x हो जाएगा और 2 पावर y हो जाएगा, यानी 2 पावर x प्लस y, एक ही हो गया। तो इसका मतलब हो गया 2 पावर x प्लस y इक्वल्स 2 पावर 3, यहाँ पे हो गया x प्लस y इक्वल्स टू 3। ठीक है, सेकेंड, अब देखो ये जैसे ही बोल रहे हो तो ये हो नहीं सकता, बिकॉज इन दोनों का सम 1 है, ये हो नहीं सकता, यही दोनों में होगा कोई। दूसरा बोल रहा है, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, दूसरा क्या बोल रहा है, ये केस 1 हो गया। सेकेंड वाला केस क्या बोल रहा है कि A को वैसे ही रहने दो और B को सिर्फ डबल करो, तो ये रिएक्शन डबल हो जाएगा, 2 इक्वल्स 2, ये हो जाएगा 1 पावर x, बिकॉज ये दोनों 1 ही है, और ये क्या हो जाएगा 2 पावर y। ओहो, y इक्वल्स टू 1 आ गया, पुट इट हियर, x इक्वल्स टू 2 आ गया, आंसर विल बी A स्क्वायर। तो ये चीज लिखने में टाइम आपको जरूर दिख रहा होगा, बट एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फटाक से लिख सकते हो। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई चीज डबल कर रहे हो तो रेट डबल, तो इसका मतलब ऑर्डर 1 होना चाहिए। अगर मैं डबल कर रहा हूँ रेट 4 टाइम हो रहा है, मतलब ऑर्डर 2 होना चाहिए। तो इस लाइन से आप डायरेक्टली 1 लिख सकते थे, और फिर सेकेंड लाइन में आप रख के, अगर B के वैल्यू तुम ऑर्डर 1 रख दिए तो क्लियरली आपका ऑप्शन C एक प्रोबेबल आंसर हो सकता था, B और C में से कर दिया गया। ठीक है, तो आप फटाक से कर सकते हो, टाइम जैसे बचाना था। Arrhenius प्लॉट द इंटरसेप्ट इज, अब देखो कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, इंटरसेप्ट पूछ रहा है, हम लोग स्लोप दे देते हैं डायरेक्ट ना। Arrhenius प्लॉट है क्या चीज, Arrhenius प्लॉट अगर K इक्वल्स टू A टाइम्स E अपॉन RT है। ठीक, अगर आप इसको और फॉर्म में क्या लिखते हो, आप लिखते हो ln K इक्वल्स टू ln A माइनस E A अपॉन RT। और देखो यहां पे गड़बड़ होता है, log K लिखा होगा तो log A होगा माइनस E A होगा अपॉन 2.303 RT होगा। तो दिमाग में बैठा के रखना है कि क्वेश्चन क्या आ रहा है। अब प्लॉट किसके बीच में करते हैं, द प्लॉट इज ऑलवेज, मान लीजिए ln K वर्सेस 1/t के बारे में करते हैं। ठीक है,
तो 1/t अगर लॉन कर रहे हो या लॉग कर रहे हो डिपेंड करता है, ये आपका ये आ गया। तो दिस वैल्यू इज इंटरसेप्ट विच इज इक्वल टू ln a, और ये जो है वो स्लोप है विच इज इक्वल टू माइनस EA/r, टी नहीं, टी तो यहां पे है, EA/r। अगर आप लॉग कर रहे हो तो ये आपका ग्राफ अभी भी ऐसा है। इस जगह पर अब क्या हो जाएगा, इस जगह पे log a आएगा और स्लोप क्या आएगा, -EA/2.303r। ये भूल जाते हैं बच्चे लोग, ये गड़बड़ हो जाता है। तो देख तो लो किसको बनाया गया है। ओके, now next question. For a reaction of reversible nature, net rate is given as something like this. आपको बताना है कि ये जो नेट रेट है इसका एक्सप्रेशन जो दिया गया है वो किस रिएक्शन को करस्पॉन्ड करता है। ओके, अगेन द क्वेश्चन इज कॉन्सेप्चुअल एंड इजी। आप बस एक बात समझना है इसको, ये जो x की बात कर रहा है इसका मतलब ये फॉर्मेशन इसकी जो भी बात कर रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा होगा। dx/dt, इसका मतलब हम लोग a के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट सेज दैट k1a² माइनस k2bc। इसका मतलब एक चीज समझ में आ रहा है कि ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन में आ रहा होगा तो ये आपका बैकवर्ड में आ रहा होगा, या वाइसा वर्सा जो भी आपका आ रहा होगा। पर जिस तरह से दिया गया ऐसा लग रहा है कि ये आगे जा रहा होगा वो पीछे आ रहा होगा, ये फॉर्मेशन होगा ये कंजम्पशन हो सकता है, ऐसा वाइसा वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, तो रिएक्शन को एक ही कॉरेस्पॉन्ड कर रहा होगा। और यहाँ पे सब जगह दिया हुआ है 2a पहले, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यार ये कुछ इसी प्रकार से है। नौ एक बात समझ में आ रही है कि यहां पर b और c का पावर 1 दिया हुआ है, b और c का पावर 1 दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर आपको दिख रहा है 1 है और ये k2 से माइनस में, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि आगे फॉरवर्ड इज k1 एंड बैकवर्ड इज k2। तो यहां पर अगर देखोगे तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से, ये स्क्वायर दिया हुआ है ना, ये स्क्वायर दिया है तो आई कैन राइट व्हाट, बोलिए, आई कैन राइट 2a गिव्स b प्लस c। देखो इस तरह से 2a गिव्स b प्लस c, बिकॉज नेट रेट की बात कर रहा है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दो ही बात हो रही है। तो अब इक्विलिब्रियम है तो कौन पहले कोई बात उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको बस इक्विलिब्रियम की बात करनी है। तो 2a एक तरफ होगा और b और c क्योंकि दोनों में पावर 1 ही दिख रहा है तो हम लोग मान सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन जो है उसके हिसाब से इन लोग का कोएफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। अब देखो यहां पर -1 दिख रहा है, यहां पे 1 दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। यहां और यहां पे देखो अगर मैं इसको -b लिखा हुआ, अब मैं इसको इधर ले जाऊं तो क्या होगा, +b हो गया, और इसको इधर ले जाओगे तो इधर +b हो गया। इसका मतलब माइनस की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं प्लस साइन में, तो हमें समझ में आता है कि इसका प्लस हो जाना मतलब b प्लस c के फॉर्म में आना, ये इसी फॉर्म को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, इसलिए आपका आंसर b हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर जो दिया होता है, जो एक्सप्रेशन दिया जाता है k1 और k2 के फॉर्म में दिया हुआ है, k1 कुछ और देना चाहिए था, एटलीस्ट k1 क्या है k2 क्या है देना चाहिए था। बट इन जनरल अगर हम लोग उस पर बात करें, कन्वेंशन की बात करें, तो फॉरवर्ड को हम लोग k1 मान लेंगे तो बैकवर्ड को k2 मान लेंगे। अब दिया हुआ है a का स्क्वायर, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो 2a होना चाहिए तभी a का स्क्वायर आ रहा होगा, बिकॉज नेट रेट की बात कर रहा है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, नेट रेट की बात कर रहा है। ठीक है, और यहां पर k2b एंड इंटू c बात कर रहा है, दोनों का पावर 1 है, इसका मतलब दूसरे एंड पर b और c दोनों क्या हैं, दोनों कोएफिशिएंट +1 है। तो ऐसा इक्वेशन आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मिल रहा है, दैट इज b1, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा b। क्लियर?
accept. Okay, next. In a first order reaction, the concentration of the reactant decreases from 800 to 50. Again very easy. देखो यहाँ पर 8 से आपका 50 जा रहा है. In 2 into 10 power 4 second, the rate constant की बात कर रहा है for the reaction second में क्या होगा. फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है तो KT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ln C0 by CT. ठीक है. अब ये कितना हो जाएगा, C0 800 था, 50 बच गया, यानी कितना हो गया, ln 16 यानी 4 ln 2. ठीक है. और K पूछा हुआ, दैट इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट K इंटू 2 इंटू 10 पावर 4 इतना आ गया. तो K कितना हो जाएगा, 2 कट गया, यह हो जाएगा 2 इंटू ln 2.693 डिवाइड बाई 10 पावर 4. और ये कितना हो जाएगा, 1.386 इंटू 10 पावर -4. वैसा वैसे हो जाएगा. आंसर इज सी. 20 सेकेंड्स या उससे कम में भी काम हो सकता है. थोड़ा सा आपको बस देखना होगा. अगेन क्वेश्चन ऑन पोटेंशियल डायग्राम. अगेन थिंग्स आर वेरी इजी बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. यहाँ पे डेल्टा एच क्या दिया है बच्चा, यहाँ पे डेल्टा एच दिया हुआ है, निकालना जो है ये आपको दिया है रिएक्टेंट से कम है. तो डेल्टा एच इज व्हाट, EP minus ER, which is equals to EAF minus EAB. तभी आएगा साइन वाइज भी एकदम सही आ जाएगा, परफेक्ट आएगा. और EAF क्या है, फॉरवर्ड क्या है, B है, और ये आपका C. तो आपका आंसर हो जाएगा C. आप कंफ्यूज रखा रही यार, ये तो C बड़ा है B छोटा है, तो हम लोग C माइनस B कर दें. देखो ध्यान दो, C माइनस B का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और डेल्टा एच यहाँ पे क्या होना है, नेगेटिव होना है. क्यों नेगेटिव, बिकॉज प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है. ठीक है. तो जो A आ रहा है वो ही डेल्टा एच है, वो EP माइनस ER विच इज नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज ये 0 है, ये EP है और ये ER है. तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो नेगेटिव आएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो EAF माइनस EAB भी नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए B आंसर, B माइनस C इज द आंसर. क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट. 10 सेकेंड्स मैक्स. बस ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है. आप कंफ्यूज होकर C माइनस B मार दो तो गड़बड़ हो जाएगा. बस ये याद रखिएगा, EAF माइनस EAB. The reaction A gives B, follows first order reaction. The time taken for 0.8 mole of A to produce 0.6 mole of B, okay, in 1 hour. देखो ऐसा कुछ भी देता है ना तो पहला फटाफट प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है ना. तो आपका स्टार्टिंग में C0 कितना है, C0 इज 0.8, ये 0 था. आफ्टर सम टाइम कितना हो जाएगा, C0 कितना हो जाएगा, 0.8 माइनस x, तो ये कितना बनेगा, ये x घटा तो x बनेगा ये. Now from here it is given as x is 0.6 given है, इसका मतलब CT है ये, सॉरी, ये क्या हो जाएगा 0.8 माइनस 0.6 विच इज 0.2. काम खत्म. CT और C0 इस फॉर्मेट में आ गया. तो ये आपका आ गया, इसका मतलब यहाँ से आप क्या करोगे, KT निकालो, K निकालो, K इंटू 1 इक्वल्स टू ln 0.8 by 0.2 विच इज ln 4. ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1. आप देखो सेम चीज को वो क्या किया हुआ है, दूसरे यूनिट्स में ले गया. दूसरे यूनिट में क्या हो रहा है, अगर C0 यहाँ पर 0.9 हो जाए, ठीक है, तो ये 0 है. अब CT कितना हो जाएगा, 0.9 माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ पे x हो जाएगा. यहाँ पे x दिया हुआ है 0.675, तो ये कितना हो जाएगा, 675 मोल से, तो कितना हो जाएगा, 0.9 माइनस 0.675 which is what, which is 0.225. तो यहां पर अगर आप बात करोगे KT डैश, ठीक है, कुछ और टाइम लगना चाहिए. C0 कितना है, 0.675, सॉरी 0.9 था यहां पर, और ये 0.225. अगेन देखो 225 इंटू 4 क्या आ गया, 9 आ रहा है, यानी 4 आ गया, विच इज ln 4. फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, T डैश इक्वल्स टू T हो जाएगा, बिकॉज सब कुछ सेम ही है, विच इज इक्वल्स टू 1 आवर. तो एग्जैक्टली 1 आवर में ये वापस वैसे ही हो जाएगा, मतलब ये आपका 0.9 से 0.675 मोल्स ऑफ B बन सकता है. इजी, वेरी इजी.
ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, येट आपको मजा आएगा इसको करने में, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली। तो हमने क्या किया, के को फिक्स किया हुआ था, के सेम ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में के चेंज नहीं होता, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। ओके, एट अ गिवन टेम्परेचर बोलना चाहिए, एट अ गिवन टेम्परेचर विच इंक्रीज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, ये डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, हाँ, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, रेट कांस्टेंट बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो बी और सी आंसर, मतलब बी तो नहीं आ रहा, पर डी ऑप्शन में दोनों दिख रहा है, तो ये वाला आपको मारोगे बिकॉज दोनों आ रहा होगा, ठीक है, ये दोनों आ रहा है, इसका मतलब हमें आंसर ये मानना होगा बिकॉज सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, सिंगल ही चॉइस हमको देना। वेरी इजी क्वेश्चन, फटाक से हो जाएगा, क्योंकि आप समझ में आ रहा होगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगा, कोलिजन ज़्यादा हो जाएगा, ये तो होगा ही होगा, रेट कांस्टेंट बढ़ता ही बढ़ता, आपको बताया था मैंने, तो काम यहाँ का ये हो जाएगा। Which is not a graphical representation of the zeroth order of reaction. Now understand this thing. Graphical representation zeroth order में, और यहाँ पे दिया हुआ x, ठीक है। Now अगर आप समझोगे A gives प्रोडक्ट है, ये C0 है, ये आपका 0 मान लो, ये क्या होगा, CT इक्वल टू हो जाएगा C0 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x, ठीक है। और आप उसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट दैट, इंटीग्रेट करके निकालोगे तो क्या आएगा, CT इक्वल्स टू क्या आता है, C0 माइनस KT, इस फॉर्मेट में आता है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली x आपका KT आता है, x आपका क्या आता है, KT आता है, KT x मैं मान रहा हूं बिकॉज एज पर गिवन एक्सप्रेशन आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो dx बाई dt आपका जो आ रहा होगा वही आपका रेट हो जाएगा ना। अगर आप ध्यान दोगे dx बाई dt क्या आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा k इज द कांस्टेंट, k 0 मान लेते हैं बिकॉज ये 0 ऑर्डर है, तो 0 ऑर्डर का कांस्टेंट है। अगर dx बाई dt निकाल रहे हो एज अ टाइम फंक्शन, इट हैज टू बी स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये सही है तो ये वाला गलत है, ठीक है, मतलब ये आपका ट्रू है तो ये आपका फॉल्स है। तो आपको तो एक ही मारना है ना, नॉट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपको तो एक ही मारना है, तो ये अलग आपका हो जाएगा सही, मुझे ये करना है। अब ये देखो KT है तो ये वाला चीज आपका आ रहा है, ये भी ट्रू है, और ये वाला देखो log अगर लेते हो, log x लेते हो तो आएगा log k प्लस log t, तो ग्राफ आपका यही आ जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो देख के ही मार सकते हो कि पहला वाला अगर ट्रू है तो वही चीज तो तीसरा वाला कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो आंसर तो देख के ही था कि यार या तो A होगा या तो C होगा, बिकॉज इन्हीं दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, बाकी B और D का पता नहीं, लेकिन इन्हीं दोनों में आंसर तो है ही है, फटाक से मार देंगे हम लोग। ओके, द हाफ लाइफ ऑफ टू सैंपल्स 0.1 0.4, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। जो T हाफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पावर n-1, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो T हाफ अगर दिया हुआ है तो T हाफ मतलब अगर बात कर रहा है यहाँ पे A बात कर रहा है, ये 0.1 है तो ये आपका 200 दिया हुआ है, ये 0.4 है तो ये आपका 50 दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, T हाफ 2 बाई T हाफ 1 कर लो, तो क्योंकि नीचे A0 पावर है 1/A0 के फॉर्म में, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, दिस विल बी व्हाट, T हाफ अगर 0.1 है तो ये 200 है, और ये आपका 0.4 है तो ये 50 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1/200 करते हैं, इसके लिए 1/50 करते हैं, तो 2 ऊपर ले लिया हम लोगों ने, तो हम लोग 2 के करस्पॉन्डिंग नीचे रखना ना, नीचे किसका है 50 है, ऊपर किसका है 200 है, तो आ गया पार n-1 आ गया। T हाफ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.4 बाई 0.1, सो क्लियरली इट मीन्स दैट 4 पावर n-1 इक्वल्स टू 4, इसका मतलब n-1 इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2, सो इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मैक्सिमम टाइम इट विल टेक इज हार्डली 1 मिनट, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो हार्डली 1 ही मिनट आपको लगने वाला है, 1 ही मिनट आपको लगने वाला है, एंड यू विल गेट द आंसर, वेरी वेरी इजी,
एंड वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, आपको यहाँ पर दिमाग में बैठा कर रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टी हाफ इज अनदर वे ऑफ गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट रेट या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज अगर आपको दिया हुआ है एलिमेंट्री रिएक्शन, यस एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है, और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हमने बात किया था कोएफिशिएंट ही आपका ऑर्डर हो जाता है। तो सिंस इट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, तो रेट में पहले ही लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ए स्क्वायर बी वन, ये आपका हो गया। ठीक है, अब बोला इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड एंड बी इज हाफ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, तो R2 बाई R1 के तो हट जाएगा, विल बी व्हाट A2 बाई A1, डायरेक्टली लिख लो, कैसे लिखता हूं फटाफट लिख लोगे आप, स्क्वायर B2 बाई B1 का पावर 1। ओके, तो A इज डबल मतलब बाद में डबल कर लिया, 2 बाई 1 हो गया स्क्वायर, और B हाफ हो गया यानी 1 बाई 2 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया 4 इंटू 1 बाई 2 इज टू 2, तो R2 इज 2 टाइम्स R1 हो जा रहा है। इसका मतलब इट इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, इट इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, सो आंसर इज योर सी। वेरी सिंपल, ऐसा क्वेश्चन प्लीज आप मास्टरी करो, एक्सपेक्ट करो, इस तरह क्वेश्चन आपको नीट में बहुत सारे दिखेंगे भी, पहले भी आ चुके हैं। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन N2O5 2N2O5 gives 4N2 plus O2। हाँ, अब देखो यहां पर उन्होंने क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दे के रखा हुआ है और टाइम दे के रखा हुआ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हो। रेट होता क्या है, रेट इज व्हाट, वी नो दैट रेट लॉस है -1/2 dN2 by N2O5 by dt equals to 1/4 dNO2 by dt equals to d of O2 by dt, ये लिखते हैं हम लोग। अब यहां पर NO2 के बारे में इंफॉर्मेशन है, और ये एक्चुअली भी है क्या चीज, दिस इज इक्वल्स टू रेट इक्वल्स टू व्हाट होगा, ये आपका हो गया फाइनल इंक्रीजेस माइनस इनिशियल जो था डिवाइड बाय टाइम ड्यूरेशन, एवरेज की बात कर लें तो फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस है 5.2 इंटू 10 पावर -3 का। ठीक है, इतना ही का डिफरेंस है, बढ़ गया तो प्लस ले लेंगे, और यहां पर 100, और आपको क्या हो जा रहा है यहां पर 100, यहां पर टाइम ले रहा, तो ये एवरेज रेट ये हो जा रहा, और 1/4 से आपका रेट निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, जैसे टू 1.3 इंटू 10 पावर -5। कुछ भी नहीं है बेटा, बस आप एक बार रेट लॉ लिख दिए, उसके बाद अपना दिमाग खोल के इसमें पुट करना शुरू करो, यू विल गेट एवरी डिटेल इन द क्वेश्चन, पुट द डिटेल्स, यू गेट द आंसर, वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन concentration 0.8 to 0.4 in 15 minutes, the time taken to change from, it बहुत सिंपल है। देखो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, टी हाफ ही तो है, आधा हो गया 15 मिनट में, और यहां मतलब क्या हुआ 0.1 से 0.05 तक जाएगा, 0.05 से 0.025, तो देख के समझ में आ रहा है कि ये एक टी हाफ लेगा, दूसरा टी हाफ यहाँ लेगा, आधा आधा हो जाएगा, तो टाइम विल बी इक्वल टू 2 टी हाफ। भाई पहले आधे में उसका मतलब पहले टी हाफ में 0.1 से 0.05 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, उसके सेकंड वाले में उतना आ जाएगा, जो टोटल टाइम ड्यूरेशन चाहिए वो यही होता है। और फर्स्ट ऑर्डर में आपका टी हाफ चेंज होता नहीं है, तो आपको यू विल राइट ओके इट इज 15 इट इज 30 मिनट्स, सिंपल। तो आपका ये 10 सेकंड से 15 सेकंड में क्वेश्चन भी हो जाएगा। ओके, अब आइए, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अच्छा। ना यहाँ पर आप प्रेशर के बारे में बात करो, मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, KT इक्वल टू ln C0 बाई CT लिखते हैं, विच कैन रिटन एज ln P0। अब यहाँ पर A के बारे में है, तो P0A या PA0 लिख लो, मतलब इनिशियली, और PA एट टाइम t, ये आप लिखोगे, बिकॉज मैंने बताया था कि क्योंकि ये रेशियो है और गैस के केस में ये प्रेशर के
करस्पॉन्डिंग भी आ सकता है। अब देखो यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ दिया हुआ है 2A गैस गिविंग यू B गैस प्लस C सॉलिड, सॉलिड दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो इनिशियली आपका P0 था, ये 0 है, इनिशियली आपका P0 है। नाउ चेंज कितना होगा, चेंज हो जाएगा, CT हो जाएगा P0 माइनस 2P। एक बार में दो मतलब P घट गया बिकॉज यहाँ पर ये है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, P बनेगा, कितना बनेगा, P बनेगा, ठीक है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ये हो गया, एट इन्फिनिटी टाइम इन्फिनिटी अगर हो जाए, मतलब कंप्लीट पूरा हो जाए, तो क्या होने वाला, ये आपका आ जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अगर पूरा ये खत्म हो गया है तो ये कितना बनेगा बेटा, P0/2। कैसे, अगर P को इसको इक्वेट कर दो 0 से, तो P कितना आ जाएगा, 2P इक्वल्स टू P0, P0 मतलब क्या हो गया, इतना आ गया। तो फ्रॉम डेटा गिवन व्हाट डू वी हैव, फ्रॉम डेटा गिवन वी हैव at the end of 10 minutes it is 300, total pressure is 300। तो टाइम 10 मिनट्स पर प्रेशर कितना आ रहा है बेटा, CT कितना है, PT मतलब CT कितना हो जा रहा है, इट इज P0 माइनस 2P प्लस P विच इज इक्वल्स टू व्हाट, P0 माइनस P विच इज 300, ठीक है। अब मुझे P निकालना होगा तभी मैं कर पाऊंगा। नाउ एट इन्फिनिटी, कंप्लीशन मतलब इन्फिनिटी, कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, तो प्रेशर कितना है, प्रेशर P टोटल कितना हो जा रहा है, P/2, बिकॉज ये 0 है, A है ही नहीं, B ही है, एंड दिस इज गिवन एज 200, तो उसका मतलब P0 कितना हो गया, 400। वेरी गुड, निकल गया, पुट इट हियर, तो P कितना हो गया, 400 माइनस 300 इज टू 100। अच्छा जी, P निकल गया। तो आप मुझे बताओ कि CT कितना हो जाएगा, ये अगर आपका आ गया, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 400, और यहाँ से कितना आया बेटा, एट 10 मिनट बाद 10 मिनट्स बाद कितना आया, ये आया था P0 माइनस 2P बचा था, और P कितना है यहाँ पर 200 है, तो ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 2 इंटू 100 विच इज 200, ठीक है। तो आपका बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर C0 है आपका 400 और CT है आपका 200, यानी हाफ लाइफ ही तो पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, जो भी आपका आ रहा होगा एनीवे। तो आपका रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है, टाइम टेकन क्या था ना, टाइम टेकन इज 10 मिनट्स, इसमें 10 मिनट्स लिखा हुआ, तो K इंटू 10 इक्वल्स टू वॉट, लॉन C0/CT कितना हो गया, 400/200 लॉन 2, तो K कितना हो जाएगा 0.693/10 विच इज इक्वल्स टू 0.0693। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सो आंसर इज योर A, आंसर इज योर A। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू अप्रिशिएट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, तभी मजा आएगा। आंसर इज योर A। क्या मैंने किया है, मेरे को पता था कि जो C0/CT में लिखता हूं वो एक कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो ही है, बट अगर गैस की बात करता हूं तो वो प्रेशर का रेशियो भी हो जाता है, वॉल्यूम का भी हो जाता है, प्रेशर का भी हो जाता है, वॉल्यूम का भी हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको जो डेटा दिया जाता है उसको बस आपको लिख लेना है। याद रखिए, दो तरह का डेटा दिया जाता है, या तो इनिशियल दे दिया जाएगा P0, आप निकालोगे फटाक से, एट टाइम T निकाल लोगे, तो दूसरा डेटा दिया जाता है कि इन्फिनिटी पे कंप्लीशन मतलब पूरा खत्म हो जाए, जब पूरा एक खत्म हो गया तो B बचेगा, C तो सॉलिड है, तो इसलिए जो टोटल प्रेशर है वो हमेशा याद रखिएगा, टोटल प्रेशर हमेशा इस क्वेश्चन में इट विल ऑलवेज बी PA प्लस PB, PC 0 होता है बिकॉज ये सॉलिड है।
तो हर समय पी ए प्लस पीबी के बारे में दिया, ये भी पी ए प्लस पीबी है, ये भी पी ए प्लस पीबी है। इस कंडीशन पे कंप्लीशन में आपको बस इधर रखना है कि यहां पर पी ए आपका क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। बस इतना याद रखो, आंसर आपके हाथ में। इज इट क्लियर? Yes, yes. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्शन आपको दिया गया है 2a प्लस बी गिव c प्लस डी एंड यू हैव टू फाइंड द रेट लॉ भी दिया हुआ है, रिएक्शन रेट लॉ दिस। अब यहां पर क्लियरली बेटा एक बात समझ में आ रहा है कि 2a प्लस बी ए पर रेट लॉ तो ये बोल रहा है, तो रेट लॉ जो बोलता है वही आप मानोगे, इट इज k टाइम्स a और ये आपका आ जाएगा b। अगर आप वॉल्यूम को 1/4 कर देते हो तो समझिएगा कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स बाय वॉल्यूम। और आपने कुछ किया नहीं, वॉल्यूम आपने क्या किया, वॉल्यूम घटाओगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम घटाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स वही रह गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय 4 टाइम्स, is decreased by 4 times, 4 times, then concentration increases by 4 times। एकदम क्लियर कि अगर आपने वॉल्यूम को 1/4 किया तो ऊपर टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका A2 जो है फाइनल इज 4 टाइम्स A1 एंड B2 जो है वो भी आपका 4 टाइम्स B1 हो जाएगा। तो क्लियरली आप यहां पर समझ सकते हो कि रेट वाइज अगर बात करोगे तो R2 बाई R1 करोगे तो इट विल बी व्हाट, A2, ऐसा आप याद कर लेना बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये हो जाएगा B2 बाई B1 पावर 1 विच इज 4 इंटू 4, 16 टाइम्स हो जाएगा। क्लियरली ये आपका 16 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन घटने से आपका बढ़ने से, वॉल्यूम घटने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है आपका रेट, एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपका ये हो जाएगा। क्लियर, वेरी इजी। हाँ, अब ये थोड़ा सा टिपिकल ग्राफ है पर समझने वाली बात है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एक्सप्रेशन लिख लोगे तो काम हो जाएगा। पहला चीज, इट इज टी हाफ, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो टी हाफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब तो ये वाला ग्राफ तो बिल्कुल सही है, ये वाला ग्राफ तो बिल्कुल सही है, यानी आपका 3 सही है। इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, बाकी देखते हो। नेक्स्ट आपको पता है A/A0x, यानी क्या होगा, लॉग भी लिखा देखो था, लॉग, तो लॉग टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है। तो आई कैन राइट KT इज इक्वल्स टू व्हाट, लॉग A/A माइनस एक्स। अभी मैं मान लो E के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था, बाद में हम चेंज कर लेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लॉन होता है, देन 2.3 से हम मल्टीप्लाई कर लेते। चलो, लॉ के फॉर्म में ये ग्राफ आ गया। खैर, मुझे यहां पर रिलेशनशिप चाहिए, तो आप यहां पर ऐसे कर सकते हो। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यू विल राइट व्हाट, लॉग A माइनस, पहले तो ये वाला ग्राफ बना सकते हैं, पहले ये ग्राफ बना लेते हैं। पहला ग्राफ ये वाला देख लेते हैं, A/A माइनस एक्स वाला, जो B वाला पार्ट, ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू K/2.303 लॉग में है इसलिए इंटू T। तो इट इज अ y इक्वल्स टू mx का, तो इट शुड पास फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये वाला भी आपका सही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है, थर्ड, पहला वाला ग्राफ देख लेते हैं।
लॉग ए माइनस एक्स, अब इसी ग्राफ को लिखो, देखो दिस इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल्स टू, मान लो ये क्या है, के अपॉन 2.303 टाइम्स टी। अब ये हो जाएगा log a माइनस एक्स इक्वल्स टू वॉट, ये अगर देखोगे तो log आएगा a माइनस के अपॉन 2.303 टाइम्स t। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू c माइनस एम एक्स। आई होप ये वाला ग्राफ आपको पता होगा। ये अगर आप x0 को तो c आना चाहिए, तो ये पॉइंट से स्टार्ट हुआ और ये घटता रहेगा, तो द आंसर ये भी आपका सही है। सो आंसर इज ए बी सी, तीनों सही आपका आ रहा है। तो ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता, बस आपके दिमाग में एक इंटरप्रिटेशन बैठ जाना चाहिए, सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं, देख के आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राफिकल इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है फॉर जेई एग्जामिनेशन, बट छोटा छोटा ग्राफ आपसे भी पूछ सकता है, इसको आपको दिमाग में उठा कर रखना है। ओके, नेक्स्ट, a catalyst lowers the energy of activation by 25%. Okay, the temperature at which the rate of uncatalyzed reaction is equal to that of a catalyzed reaction. इसका मतलब K uncatalyzed is equals to K catalyzed reaction, और I can write K क्या होता है, A times minus EA upon RT। ठीक है, ये आपका दैट शुड बी इक्वल्स टू फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, यूसी लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू ए ई ए, यहाँ पे सी लिख देता हूँ फॉर ई ए सी लिख दे रहा हूँ फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन। अज्यूमिंग आपका ए कोई चेंज तो हो नहीं रहा, रिएक्शन वही है तो ए वही रहेगा, और आई कैन राइट दैट माइनस ई ए अपॉन आर टी, टी मुझे पता नहीं, या टी है जो भी है, इक्वल्स टू ई ए सी अपॉन आर टी वन, ये टी वन मान लो, ये टी सी मान लेते हैं, ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है ना, ये अगर है तो आई कैन राइट दैट ई ए अपॉन टी इक्वल्स टू ई ए सी अपॉन टी सी। यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं, सिंपली बस इक्वेट कर दिया, आर माइनस वन बाई आर कैंसिल कर दिया, ये टेम्परेचर मुझे निकालना है। ठीक है, और आई कैन राइट दैट, पूछा क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर रेट ऑफ अनकैटलाइज, मुझे ये पूछा हुआ है। टी क्या हो जाएगा, ई ए सी अपॉन ई ए, अभी तक मैं कुछ किया नहीं, बस सिंपली लिख रहा हूँ टी सी, ये तरीका हो गया। अब ई ए सी क्या दे रहा है, ई ए सी बोल रहा है 25% लोअर किया है बाई 25%, मतलब 75% कर दिया होगा, तो 25% लोअर कर देना मतलब 75% तक पहुंचा देना। सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 75 by 100। अंडरस्टैंड दिस, लोअरिंग बाय 25% implies EAC is 75% of EA, which is 0.75 times EA। ठीक है, इनटू TC is 300। ओके, anything wrong, something I've done, oh I've done one thing wrong, हमें T निकालना था ना, तो उल्टा लिख दिया, सॉरी। ये यहाँ पे क्या होगा, उल्टा लिख दिया, इसको हटा दिया। सो हम लोग ये लिख रहे हैं कि T इक्वल्स टू ई ए सी, हाँ ये होना चाहिए था, बिकॉज हम लोग को T निकालना है, तो हम लोग को ई ए इंटू टी सी अपॉन ई ए सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 75% ई ए बाई ई ए सी इंटू टी सी आ गया वैल्यू। अब यहाँ पर क्या होगा, लोअरिंग बाई 25% इज इक्वल्स, वी कैन इंटरप्रेट एज 0.75 टाइम्स तक पहुँचा दिया, तो ये आपका टेम्परेचर टीसी दिया हुआ है 300, 27 मतलब 300, दिस इज 300 केल्विन। तो ये 300 और ये कितना है, 1 अपॉन 0.75। ओके, नाउ 0.75 इज 3/4, तो आई कैन राइट 300 3/4 1, ये क्या हो गया, विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 300 by 3, which is equals to what, it is 400 Kelvin।
और 127 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 माइनस कर दीजिए, आपका आ गया। सो आंसर इज बी। तो यहाँ पर क्या खास बात था, ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, तो बस आपको दिमाग बैठा के रखना है कि दिया क्या है, और टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है तो बाकी इंफॉर्मेशन दिया होगा, फटाफट काम हो जाएगा। क्लियर? लास्ट वन, फॉर द रिएक्शन 2 अमोनिया गिव्स N2 + 3H2, ये सब दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन K1, K2 एंड K3। ओके, तो ये चीज कैसे होगा? नो अगेन ऐसा क्वेश्चन में रेट लॉ ही हमारे काम आने वाला है, तो आई विल से रेट इक्वल्स टू -1/2 d अमोनिया बाई dt इक्वल्स टू व्हाट? इट इज इक्वल्स टू, मान लो K टाइम्स अमोनिया, ऐसा मान लेते हैं, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/1 dN2/dt, which is also equals to 1/3 dH2/dt. So clearly I can write dNH3/dt minus जो भी होगा that is equals to what? It is 2 times K. उसी तरह से dN2/dt को हम लोग लिख सकते हैं एज K टाइम्स अमोनिया। उसी तरह से हम लोग dH2/dt को लिख सकते हैं 3K टाइम्स। इसका मतलब अगर कंपेयर करें दैट इज इक्वल्स टू, फ्रॉम कंपेयरिंग कर लें यहां से, K1 आपका है 2K, K2 आपका है K, और K3 आपका है 3K। ठीक है, हमें क्या चाहिए? K के फॉर्म में आंसर का, तो K कितना हो गया? K1/2 इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू K3/3, और 3/2 जैसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे कोई 6 तो दिया नहीं है कहीं पे, तो 3 दिया हुआ, 3 निकाल लेते, 3/2 K1 इक्वल्स टू 3 K2 इक्वल्स टू K3, और I can write 1.5 K1 equals to 3 K2 equals to K3. Answer is A. खास बात क्या है, हम लोगों ने किसी एक नोन टर्म में जाके कर दिया, तो आप ऐसे आगे बढ़ोगे तो काम हो जाएगा। इन जनरल क्या करोगे, जो यहाँ कोएफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो जैसे भी आपको समझ में आता है कर लीजिए। वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 37 क्वेश्चंस, तो आई होप कि आपको इसमें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ अगेन इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास 2a + b गिव्स 3c दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग ने मान के रखा हुआ है यहाँ पर इक्विलिब्रियम भी है और ये एलिमेंट्री रिएक्शन भी है, और दिया भी है एक्चुअली, यहाँ पर एलिमेंट्री दे ही दिया था, अच्छा काम किया, ये दे ही दिया। अब बोल द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ सी अगर आप समझिए इसको, तो मतलब सी कितना बना, सी कितना बना और सी कितना खत्म हो गया, यही होगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन नेट रेट की बात कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सी माइनस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी। ठीक है, अब हम लोग रेट लॉ लिखना शुरू करते हैं। ठीक है ना, फॉरवर्ड के लिए हमको निकालना क्या, आई विल से दैट dc/dt नेट की बात कर रहे हैं, शुड बी इक्वल्स टू dc/dt फॉर्मेशन माइनस dc/dt, मतलब ये खत्म जो हो रहा है डिसअपीयरेंस। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद निकालेंगे। तो रेट लॉ क्या बोलते हैं बेटा, फॉरवर्ड की बात कर रहे हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, इट विल बी 1/3 dc/dt। देखो
1/3 प्रोडक्ट में 1/3 और रिएक्टेंट वाइज क्या होगा, इक्वल्स टू -1/2 dA/dt इक्वल्स टू dB/dt इक्वल्स टू k टाइम्स A² B। ये लिखेंगे हम लोग। अब यहां पर मेरा एक्सप्रेशन आ गया फॉर्मेशन, दिस इज नथिंग बट द फॉर्मेशन। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ये आपका आ गया, इससे मतलब नहीं बाकी लोग से, इससे मतलब है दिस इज नथिंग बट यहां पे K1 आ रहा होगा बिकॉज फॉरवर्ड की बात हो रही है। इट इज 3K1 टाइम्स A² B। ये फर्स्ट वाला पार्ट आ गया आपका, ठीक है, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। सो ये आपका आ गया फॉरवर्ड, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब डिसअपियरेंस की बात करते हैं हम लोग ना। डिसअपियरेंस की बात करते हो, अगेन हमें क्या करना है, बैकवर्ड देखो, ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहता है। बैकवर्ड के लिए क्या होगा, बैकवर्ड के लिए आप लिखोगे 1/3 माइनस dC/dt, अगेन वही सब 1/2, यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा बिकॉज ये फॉर्म हो रहा है, इट इज टू dB/dt। इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख के आपको बस बता रहा हूं। अब ये बैकवर्ड है तो यानी इसकी तरफ रिएक्टेंट ये हो जाएगा, आई विल राइट K2 टाइम्स C का Q, दिस इज द थिंग। अब मुझे चाहिए थी ये, सो दिस इज व्हाट, और dC/dt, ये जो आपको खत्म हो रहा है d इज इक्वल टू व्हाट, -3K2 टाइम्स C का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट नेट रेट ऑफ, क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन। सो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब फॉर्म तो हो रहा होगा, इज RF जितना बना माइनस कितना खत्म हो गया, R जो आपका आएगा यहाँ पर, मतलब जो हम लोग बात कर रहे हैं रेट ऑफ कंजम्पशन D, मतलब ये रेट नहीं है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। आई शुड राइट लाइक दिस, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। dC/dt मतलब फॉर्मेशन माइनस dC/dt, जो पहले भी लिख चुके हैं, कंजम्पशन या डिसअपियरेंस, विच इज इक्वल टू व्हाट, 3K1 A² B minus 3K2 C का क्यूब, दिस इज योर आंसर। ओके,